अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी पड़ रही थी, रात के 12 बज रहे थे। आबादी से हटकर एक वीरान और सुनसान इलाके में वो एक खाली मैदान था। क्रिस्टी, एमिली, टीना, जॉर्ज और मैक्स ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए लकड़ियों में आग जलाए आग के आसपास बैठे बातचीत कर रहे थे। मैक्स की टीना और जॉर्ज की एमिली गर्लफ्रेंड थी, जबकि क्रिस्टी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन उनमें से किसी को भी मौसम की कोई भी परवाह नहीं थी। थोड़ी देर में मैक्स कहने लगा, चलो दोस्तों, सब बारी बारी एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते हैं। हाँ, ये ठीक है। जॉर्ज ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर वो सब बारी बारी डरावनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ देर बाद टीना चम्हाई लेते हुए बोली, चलो दोस्तों, मेरे ख्याल में आज रात के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अब नींद आने लगी है। मैं तो अब अपने बिस्तर पर लेटकर सोना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना चाहिए। एमिली ने भी हाँ में सर हिलाया। अरे ऐसे नहीं, अभी तो पार्टी का मज़ा आने लगा था, बल्कि असल मज़ा तो अब आएगा। चलो सब मिलकर किसी आत्मा को बुलाते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? क्रिस्टी ने पूछा। आइडिया तो बुरा नहीं है। मैंने इंटरनेट पर सचमुच की आत्माओं की तस्वीरें देखी थी। सच में मुझे तो बड़ा डर लगा, टीना ने जवाब दिया। लो, भला इसमें डरने की क्या बात है? ऐसी फोटोज तो मैंने भी नेट पर देखी हैं, मुझे तो डर नहीं लगा, एमिली लापरवाही से कहने लगी। अचानक ही जॉर्ज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो बेहद डरा दिखाई दे रहा था। एमिली, वो तुम्हारे पीछे क्या है? उसने हकलाते हुए कहा तो एमिली ने चीख मारकर अपने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। जॉर्ज जोर जोर से हंसने लगा। देखा, डर गई ना, बड़ी हीरोइन बन रही थी। मुझे तो डर नहीं लगा जॉर्ज, बदतमीज इंसान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो जॉर्ज को मारने उसके पीछे दौड़ी। जॉर्ज आगे आगे भागा। बाकी सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। थोड़ी देर में जॉर्ज और एमिली एक दूसरे के गले में बाहें डाले हंसते वापस आ गए। चलो दोस्तों, क्यों ना फिर खेल शुरू किया जाए? क्रिस्टी ने पूछा। हाँ, मेरे ख्याल में क्यों ना हम किसी आत्मा को बुलाएं, टीना ने जवाब दिया। हाँ, ये ख्याल अच्छा है, बड़ा मज़ा आएगा। मैक्स ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर वो सब एक गोल घेरे की शक्ल में बैठ गए। ऐ दूसरी दुनिया की आत्माओं, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, जॉर्ज ने ऊंची आवाज में कहा। आत्माओं नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, मैक्स ने हंसते हुए कहा। हाँ, अगर इतनी हिम्मत है तो जरा मुकाबला करके दिखाओ। क्रिस्टी भी हंसने लगी। ये लोग कुछ देर तक इसी तरह किसी बुरी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलो दोस्तों, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ये खेल और नहीं होगा, टीना ने थके थके अंदाज में कहा, और वो सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। इसके बाद उन सब ने मिलकर आग बुझाई और गाड़ी में बैठकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। कैटी का कॉलेज में नया एडमिशन हुआ था। कॉलेज में उसका ये पहला साल था। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई थी। कैटी ने अपने सुनहरे बालों को एक झटका दिया और क्लासरूम में दाखिल हो गई। क्लास शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। अंदर 3 लड़कियां और 2 लड़के आपस में बातचीत में बिजी थे। कैटी कुछ झिझकते हुए आगे बढ़ी और बोली, क्या ये सीट खाली है? ऑफ कोर्स खाली है। या तुम्हारे ख्याल में इस पर कोई आत्मा बैठी है? जॉर्ज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसते हुए कहा। जॉर्ज, क्या बदतमीजी है? एमिली ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। बाकी सब भी उसकी तरफ देखने लगे।
हेलो, तुम न्यू एडमिशन हो क्या? एमिली ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जी हाँ, मेरा नाम कैटी है। मेरा इस कॉलेज में नया एडमिशन हुआ है, कैटी ने मुस्कुराते हुए बताया। मेरा नाम एमिली है और ये मेरा बॉयफ्रेंड जॉर्ज है और ये सब मेरे दोस्त हैं। ये टीना और उसका बॉयफ्रेंड मैक्स है और ये क्रिस्टी है। एमिली ने खुश होते हुए बाकी सबका इंट्रोडक्शन करवाया। यार क्रिस्टी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नज़र नहीं आ रहा, कैटी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, क्रिस्टी ने शर्माते हुए बताया। क्या सच में? मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, यानी हम दोनों ही खाली हाथ हैं। भला तुम जैसी चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा भी कौन? मैक्स ने आगे बढ़कर क्रिस्टी की पोनी टेल खींची। मैक्स और जॉर्ज दोनों हंसने लगे, जबकि टीना और एमिली उन्हें घूरने लगीं। छोड़ो इन दोनों को, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहोगी? टीना ने दोस्ती भरे अंदाज में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, कैटी ने जोश भरे अंदाज में कहा। क्रिस्टी, एमिली और टीना मुस्कुराने लगीं। कहीं इस बेचारी को भी अपनी तरह आत्मा न बना देना, मैक्स ने हंसते हुए कहा, जबकि टीना उसे मारने को दौड़ी तो बाकी सब हंसने लगे। अगले दिन कॉलेज में लंच ब्रेक के बीच ये सब कॉलेज के बड़े कैफेटेरिया में इकट्ठे हो गए। कैटी उन सब के बीच बैठी धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रही थी कि अचानक ही जॉर्ज ने जोशीले अंदाज में कहना शुरू किया। दोस्तों, क्या ख्याल है, क्यों ना किसी कब्रिस्तान की सैर को चला जाए? क्या क्या कहा? कहाँ की सैर को चला जाए? कैटी ने जॉर्ज की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। कब्रिस्तान की सैर को? भला वो भी कोई जगह है सैर करने की? कैटी को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। नहीं, सच में दोस्तों, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। हम सब मिलकर कब्रिस्तान की सैर को चलते हैं, जॉर्ज ने उसी जोशो खरोश से कहा। वहां चलकर कब्रों के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाएंगे। हो सकता है किसी आत्मा की तस्वीर कैमरे में आ जाए। मैं तो जॉर्ज के साथ हूं, क्रिस्टी ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कैटी को लगा कि वो सबको डराने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब ये हुई ना कुछ एंजॉयमेंट वाली बात। चलो सब छुट्टी वाले दिन ये प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। हम सब वहाँ रात के वक्त जाएंगे, दिन में नहीं। दिन के टाइम में वो मज़ा नहीं आएगा जो रात के वक्त आएगा। वैसे भी कैमरे की अपनी लाइट होती है, इसमें हमारी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। मैक्स ने भी फौरन उनकी हाँ में हाँ मिलाई। टीना और एमिली भी खुश नज़र आने लगीं। लेकिन हम लोग सैर करने के लिए कहीं और भी तो जा सकते हैं, कैटी ने परेशान होते हुए कहा। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? शायद तुम डर रही हो। अगर ऐसी बात है तो हम खुद ही चले जाएंगे, क्रिस्टी ने कैटी की आंखों में देखते हुए कहा। कैटी ने दिल में सोचा कि इस तरह तो वो सब सच में उसे डरपोक ही समझेंगे, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। वो जुमे का दिन था, अमावस की रात थी। कब्रिस्तान के बाहर बहुत गहरा अंधेरा था। उन सब ने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी। कब्रिस्तान का गेट बंद था, उस पर ताला पड़ा हुआ था। जॉर्ज और मैक्स ने घूम फिर कर कब्रिस्तान के बाहर का जायजा लिया कि शायद अंदर जाने का कोई और रास्ता भी हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। चलो छोड़ो भी, ये हम किन बेकार चक्करों में पड़ गए। अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, कैटी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम तो बस इसी तरह डरती रहना, डरपोक चूहियां कहीं की, मैक्स ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। आखिर तुम लोग क्यों हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? टीना ने मैक्स को मुक्का दिखाया तो वो ठिठाई से हंसने लगा, जबकि कैटी कुछ शर्मिंदा सी नजर आने लगी। अरे इतनी जल्दी हार मत मानो दोस्तों, क्या तुमने देखा नहीं कि इस कब्रिस्तान की दीवारें कितनी छोटी हैं? अगर हम चाहें तो दीवार फलांग कर भी अंदर जा सकते हैं, जॉर्ज ने जोशीले अंदाज में कहा। तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर गौर किया तो उन सबको भी लगा कि इस कब्रिस्तान की दीवार को फलांगना कोई मुश्किल काम नहीं। तो चलो दोस्तों, फिर देर किस बात की है, अंदर कूद जाते हैं, मैक्स ने खुश होते हुए कहा।
सबसे पहले जॉर्ज दीवार पर चढ़ा। वो अब दीवार की मुंडेर पर चढ़ चुका था। फिर वो मुंडेर का सहारा लेते हुए अंदर कूद गया। उसके बाद मैक्स आगे बढ़ा और दीवार की मुंडेर पर चढ़ गया। फिर वो भी अंदर कूद गया। एमली, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मुझे मार डालेगी। मैक्स, तुम कहाँ हो? अंदर से जॉर्ज की डरी डरी चीखने की आवाज आई। जॉर्ज, क्या हुआ तुम्हें? एमली ने घबराते हुए कहा। क्रिस्टी और टीना के चेहरों पर भी डर से हवाइयां उड़ रही थीं, जबकि कैटी डर से थर थर कांप रही थी कि तभी अंदर से जॉर्ज और मैक्स के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो चारों चौंक पड़ी। देखा कैसे उल्लू बनाया। अंदर से जॉर्ज की आवाज आई। क्या जॉर्ज, ये तुम्हारी हरकत थी, बदतमीज इंसान। मैं अभी अंदर आकर तुम्हारा दिमाग सही करती हूँ। एमली गुस्से में बड़बड़ाती हुई दीवार फलांग कर अंदर कूद गई। उसके बाद टीना दीवार फलांग कर अंदर कूद गई। अब सिर्फ क्रिस्टी और कैटी ही बाहर रह गई थी। चलो अब तुम भी अंदर कूद जाओ, क्रिस्टी ने कैटी से कहा। तो कैटी डरते डरते दीवार पर चढ़ने लगी। एहतियात से, कहीं गिर न जाना, क्रिस्टी ने उसे टोका और फिर खुद भी अंदर कूद गई। अब ये सब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। सब अपने आसपास देखने लगे। वहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। कैटी बहुत ज्यादा डरी लग रही थी। दोस्तों, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या ये सब करना जरूरी है? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने डरी नजरों से कब्रों की तरफ देखते हुए कहा। यार, क्या मुसीबत है? अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो हमारे साथ आई ही क्यों? मैक्स ने मुंह बनाते हुए कहा। मैक्स, तुम अब सच में मार खाओगे मुझसे। टीना कड़े तेवरों के साथ उसकी तरफ पलटी। चलो कैटी, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। टीना ने कैटी को तसल्ली दी। चलो सब मिलकर कोई बहुत पुरानी कब्र ढूंढते हैं। जॉर्ज ने राय दी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैक्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो सब हाथों में टॉर्च पकड़े कोई बहुत पुरानी कब्र ढूंढने लगे। यहाँ तो बहुत ढेर सारी कब्रें हैं, किसी भी कब्र के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेते हैं, एमली ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा। एमली, टीना और क्रिस्टी बहुत ज़्यादा तैयार होकर वहाँ आई थी। उन्होंने फुल मेकअप किया हुआ था और बाल भी बना रखे थे, जबकि कैटी किसी भी किस्म का मेकअप करने को तैयार नहीं थी। हम सब अलग अलग कब्रों के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, टीना ने कहा। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा ख्याल है। हो सकता है इस तरह किसी न किसी आत्मा की फोटो कैमरे में आ ही जाए, क्रिस्टी ने कहा। वो सब रुक रुक कर हर कब्र की तख्ती पर मरने वाले की पैदाइश और मरने के साल को देखते जा रहे थे। आखिरकार ये लोग एक कब्र के पास आकर रुक गए। वो कब्र बहुत पुरानी थी, 1895। जॉर्ज ने एक लंबी सांस खींची। फिर क्या ख्याल है एमली? काफी पुरानी कब्र है, उसने एमली से कहा। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली सही रहेगी। एमली कैट वॉक करती हुई कब्र के बराबर में आके खड़ी हो गई और पोज बनाने लगी। जॉर्ज खुशी खुशी उसकी फोटोज उतारने लगा। जब एमली तस्वीर खिंचवा चुकी तो क्रिस्टी आगे आई और कहने लगी, चलो बॉयज, अब मेरी बारी है, लेकिन मेरे लिए कोई और कब्र ढूंढो, इससे भी ज़्यादा पुरानी। ओके, नो प्रॉब्लम, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा। वो सब एक बार फिर आगे चल पड़े। जल्द ही उन्हें एक कब्र मिल गई, सन 1799। वाह क्या बात है, जॉर्ज ने हल्की सीटी बजाई। क्रिस्टी भी एमली की तरह पोज बनाकर खड़ी हो गई और फोटोज़ खिंचवाने लगी। जब वो फोटोज़ खिंचवा चुकी तो टीना ने मैक्स से कहा वो उसके लिए कोई और कब्र ढूंढ ले जिसके पास खड़े होकर वो फोटोज़ खिंचवा सके। मैक्स ने जल्द ही एक कब्र ढूंढ निकाली। टीना क्रिस्टी और एमली की तरह नए नए पोज देने लगी। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि कोई मशहूर मॉडल हो और फोटो सेशन की तैयारी करके आई हो। जब वो अपनी फोटोज़ खिंचवा चुकी तो कैटी से बोली, चलो कैटी, अब तुम भी अपनी फोटोज़ खिंचवा लो।
क्या तुम लड़कियां ही अपनी फोटोज खिंचवाती जा रही हो? हमें भी तो मौका दो, आखिर हमारी बारी कब आएगी? जॉर्ज ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, ये ठीक कह रहा है, अब पहले हमें मौका दो। मैक्स ने भी उसका साथ दिया। यार, आखिर तुम लड़कों को बेचारी कैटी से क्या प्रॉब्लम है? टीना ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। जॉर्ज, मेरी फोटोज लेते वक्त तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एमिली भी उन लोगों के बीच में बोली। प्लीज झगड़ो मत, मैं अपनी फोटोज बाद में खिंचवा लूंगी। तुम लोगों को मेरी वजह से आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो फोटोज खिंचवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बस तुम लोगों के कहने पर यहाँ आ गई। कैटी ने उन लोगों के मूड ऑफ होते देखे तो मना करने लगी। टीना कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात तो है कि तुम दोनों हमेशा बेचारी कैटी को परेशान करते रहते हो। एमिली ने नाराज़गी से कहा। फिर मैक्स और जॉर्ज अपने लिए कब्र ढूंढने लगे। मैं इसके पास खड़े होकर फोटोज खिंचवाऊंगा। मैक्स ने एक पुरानी सी कब्र की तरफ इशारा किया। नहीं, ये वाली कब्र मेरी है, इसके पास खड़े होकर मैं फोटो खिंचवाऊंगा। जॉर्ज ने उसे पीछे हटाते हुए कहा। ऐसा करो, तुम दोनों एक ही कब्र के पास खड़े होकर फोटोज खिंचवा लो, क्रिस्टी ने मशवरा दिया। जॉर्ज और मैक्स दोनों को ही ये आइडिया पसंद आया। वो दोनों अजीब अजीब शक्लें बनाकर फोटोज खिंचवाने लगे। इसके बाद एमिली कहने लगी, चलो अब कैटी के लिए भी कोई कब्र ढूंढो। वो बेचारी कब से एक तरफ खड़ी होकर तुम दोनों की फिजूल हरकतें देख रही है। ठीक है, अब इन मैडम के लिए भी कोई कब्र देख लेते हैं, जॉर्ज मुंह बनाते हुए बोला। वो सब एक बार फिर आगे चल पड़े। मैक्स और जॉर्ज लड़कियों के आगे आगे चल रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र एक ताज़ा खुदी हुई कब्र पर पड़ी। क्रिस्टी, एमिली और टीना परेशान नज़रों से उस ताज़ा खुदी कब्र को देखने लगीं, जबकि कैटी के चेहरे का रंग उड़ गया। अलबत्ता लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी भी उसी तरह नॉर्मल नज़र आ रहे थे। लड़कियों, ज़रा यहाँ तो देखो भला, इस कब्र को खोदकर किसने छोड़ दिया? जॉर्ज हंसते हुए बोला। हाँ, पता नहीं ये किस पागल का कारनामा है। ऐसा करो कैटी कि तुम इस कब्र के अंदर खड़ी हो जाओ, बल्कि लेट जाओ, मैक्स ने भी पूरे जोश व खरोश से कहा, जबकि कैटी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? ये कब्र तुम दोनों में से किसने खोदी? कैटी गुस्से से हलक के बल चीखी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो नाराजगी से जॉर्ज और मैक्स की तरफ देख रही थी। शायद वो ये समझ रही थी कि ये कब्र जॉर्ज और मैक्स में से ही किसी ने खोदी है, जबकि दूसरी तरफ मैक्स और जॉर्ज उसके इस तरह गुस्सा करने और रोने पर कुछ परेशान नजर आने लगे थे। क्या कह रही हो? भला हम क्यों ये कब्र खोदेंगे? मैक्स कैटी से बोला। हाँ, भला तुम हम पर ये इल्जाम क्यों लगा रही हो? जॉर्ज ने भी कैटी की तरफ देखा। हो सकता है ये काम तुम्हारा अपना ही हो। अपनी इस बेइज्जती पर कैटी का दिल चाहा कि वो खूब रोए, जबकि क्रिस्टी, एमिली और टीना लड़कों को बुरा भला कहने लगीं। कैटी रोती हुई वहां से चली गई। उसने कब्रिस्तान की दीवार फलांगी और बाहर कूद गई। अंदर ये लोग आपस में बहस कर रहे थे। मैक्स, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, टीना गुस्से से बोली। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें उस बेचारी पर इल्जाम लगाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई जॉर्ज? एमिली का मूड भी खराब हो गया था। ये लोग बकते झकते एक दूसरे को इल्जाम देते कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर बाहर आ गए और अपने अपने घरों को चल दिए। कैटी समेत उन सब के मूड ऑफ हो चुके थे। जॉर्ज ने फोटो स्टूडियो जाकर तस्वीरें बनने के लिए दे दी थी। इस घटना को हुए एक हफ्ता हो चुका था। आज जुमे की रात थी। मैक्स और जॉर्ज ने कैटी से अपने गलत बिहेवियर की माफ़ी मांग ली थी और साथ ही उसे ये यकीन दिला दिया था कि उस रात उन्होंने वो कब्र नहीं खोदी थी। कैटी ने उन्हें माफ़ कर दिया था। दरअसल गलती मेरी भी है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही डर गई थी, कैटी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। उन सब में आपस में फिर से दोस्ती हो गई थी। आज रात जॉर्ज और एमिली डेट पर जा रहे थे। उन दोनों का इरादा डांस क्लब जाकर मज़े से पार्टी करने का था। एमिली ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने लंबे बालों में ब्रश कर रही थी,
थोड़ी देर में जॉर्ज उसे लेने के लिए आने वाला था। वो अभी आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि एकदम दरवाजे पर बेल हुई। एमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है जॉर्ज आ गया, उसने दिल में सोचा और फिर भागती हुई गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने जॉर्ज खड़ा मुस्कुरा रहा था। कैसी हो स्वीटहार्ट, बहुत प्यारी लग रही हो, उसने प्यार से कहा। एमिली ने एक अदा से अपने बाल पीछे झटके। आज रात तो मैं तुम्हें कत्ल करके छोड़ूंगी। उसके साथ ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जॉर्ज ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एमिली को फ्रंट सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में वो दोनों डांस क्लब पहुंच गए। वो अंदर एंटर हुए और डांस करने लगे। एमिली एक बेहतरीन डांसर थी। वो इतना ज़बरदस्त डांस करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। उस रात भी उसने जॉर्ज के साथ मिलकर खूब डांस किया। फिर जब वो दोनों थक चुके तो उसके बाद जॉर्ज ने गाड़ी में एमिली को उसके घर छोड़ा और अपने घर वापस जाने लगा कि अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपनी गाड़ी का डायरेक्शन फ़ोटो स्टूडियो की तरफ कर दिया। भला बताओ, 1 हफ्ता हो गया और मैंने अभी तक स्टूडियो से तस्वीरें नहीं ली। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। फ़ोटो स्टूडियो पहुंचकर उसने फ़ोटोज़ लीं। काउंटर पर मौजूद आदमी ने एक ब्राउन रंग के लिफाफे में फ़ोटोज़ रखकर उसे दे दी। फिर वो घर चला आया। रात का खाना तो वो पहले ही खा चुका था। वो सीधा अपने कमरे में घुसा, फ़ोटोज़ वाला लिफाफा लापरवाही से बेड पर फेंका और फिर नहाने के इरादे से बाथरूम में घुस गया। 20 मिनट बाद वो बाहर निकला। तौलिए से बाल रगड़ते हुए वो बेड के नज़दीक आ गया। तौलिया उसने बेड पर फेंका और फ़ोटोज़ वाला लिफाफा उठा लिया। उसने लिफाफा बेड पर उलट दिया। फ़ोटोज़ पर नज़र पड़ते ही वो पूरी तरह से चौंक गया। भला ये कैसे हो गया? जॉर्ज मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। वो इन फ़ोटोज़ पर गौर कर ही रहा था कि अचानक ही किसी ने पीछे से उसके गले में तौलिया डालकर उसका दम घोटना शुरू कर दिया। जॉर्ज अपने बचाव की कोशिश करने लगा, लेकिन बेकार। उसकी हलक से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगीं। उसका दम घुट रहा था। दहशत और डर से उसकी आंखें बाहर को उबली पड़ रही थीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो मर चुका था। अगले दिन सुबह के वक्त एमिली, मैक्स, टीना, क्रिस्टी और कैटी कब्रिस्तान में खड़े थे। एमिली का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ पर कॉलेज से जॉर्ज के और भी दोस्त आए हुए थे। जॉर्ज के पेरेंट्स गम से निढाल थे। दरअसल वहाँ पर मौजूद सारे लोग ही दुखी नजर आ रहे थे। उन सबको जॉर्ज के मरने का दुख इसलिए भी ज़्यादा था कि उसे कत्ल किया गया था। उसके पास ज़मीन पर एक खाली ब्राउन रंग का लिफाफा पड़ा था। पुलिस की समझ से बाहर था कि उसे किसने और कैसे इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जॉर्ज के दफन होने के बाद एमिली अपने घर चली गई। अलबत्ता मैक्स, टीना, क्रिस्टी और कैटी को लेकर एक कॉफ़ी शॉप में आ गया। चलो दोस्तों, एक एक कप गरम गरम कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत ठंड हो रही है। ऐसा करता हूँ, कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी मंगवा लेता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने सुबह नाश्ते में बहुत कम खाया होगा। मैक्स ने उन सब का ध्यान बटाने के लिए कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैक्स ने खुद ही सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में वेटर ने उनकी चीज़ें टेबल पर सजा दीं। वो सब खामोशी से खाने लगे। अलबत्ता कैटी ने खाने की किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। मैक्स के बहुत कहने पर उसने कॉफ़ी के कुछ घूंट ले लिए। कैटी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सारे उसकी इस हालत को जानते थे। उस रात एमिली घर पर अकेली थी। उसके मॉम और डैड किसी दोस्त की पार्टी में गए थे। जॉर्ज के कत्ल के बाद एमिली बहुत उदास उदास रहने लगी थी। उसके मॉम और डैड उसको बहलाने की हर तरह से कोशिश कर रहे थे। अपने मॉम और डैड के जाने के बाद एमिली बहुत देर तक घर में यूं ही इधर उधर फिरती रही। फिर जब वो थक चुकी तो किचन में आ गई। उसने किचन में रखे फ्रिज से कुछ सामान निकाला और अपने लिए 2 सैंडविचेस तैयार करने लगी। वो सैंडविचेस का प्लेट उठाए डाइनिंग रूम में आ गई और बैठकर खाने लगी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई है। किसी की मौजूदगी के ख्याल से वो कुछ डर गई।
इतने में उसे ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो पूरी तरह घबरा गई और खाना बीच में ही छोड़कर खड़ी हो गई। उसने किचन में से छुरी उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने हर जगह देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एमिली ने दिल ही दिल में इसे अपना वहम समझा और सुकून की सांस ली। फिर वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करने लगी। फिर वो ऊपर अपने कमरे में आई और सोने की तैयारी करने लगी। उसने अपने दांत ब्रश किए और बाथरूम से बाहर आई। फिर बालों का ब्रश उठाया और अपने बाल सुलझाने लगी। जब वो बाल ब्रश कर चुकी तो उसने ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। अचानक ही वो चौंक पड़ी। ड्रेसिंग टेबल पर एक मोटा सा ब्राउन लिफाफा रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर लिफाफा उठाया। अरे ये क्या है? एमिली मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और लिफाफा खोल लिया। अंदर मौजूद फोटोज को देखकर वो पूरी तरह से डर गई कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अगली सुबह मैक्स ने टीना, क्रिस्टी और कैटी को अपने साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंच गया। कल रात किसी ने एमिली का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया था। उसके पास से भी उतने ही साइज का ब्राउन रंग का एक लिफाफा मिला था, जैसा कि जॉर्ज की लाश के पास मिला था। वो चारों इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। पुलिस ने अच्छी तरह एमिली के घर की तलाशी ली थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत हासिल नहीं हुआ था जिससे एमिली के कातिल तक पहुंचा जा सके। वो सब काले कपड़े पहने थे और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अजीब दुखी सा माहौल था जिसमें एमिली की आखिरी रस्में अदा की गईं। मैक्स ने तीनों लड़कियों को अपनी कार में बिठाया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। वो तीनों बेहद दुखी नजर आ रही थीं। घर का दरवाज़ा मैक्स के छोटे भाई ने खोला। वो उन सबको साथ लिए लिविंग रूम में आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने आज फिर नाश्ता नहीं किया होगा। मैं तुम तीनों के खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। मैक्स ये कहकर अपनी जगह से उठ गया और वो तीनों उसे पीछे से रोकती ही रह गईं। थोड़ी देर में मैक्स नाश्ते की ट्रे उठा लाया और उन तीनों से कहने लगा, कम ऑन गर्ल्स, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है, टीना ने निढाल लहजे में कहा। प्लीज़ थोड़ा सा खा लो प्लीज़, मेरी खातिर। देखो मैंने कितनी मोहब्बत से बनाया है। वो लोग मजबूरन खाने लगीं। एमिली को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका था। रात का वक्त था। तेज सर्दी हो रही थी। तेज हवा के झक्कड़ चल रहे थे। मैक्स कॉफ़ी शॉप से घर वापस जा रहा था। वो जब भी उदास होता था तो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने चला जाता था। चलते चलते अचानक ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से आगे चलने लगा। न जाने क्यों सारे रास्ते उसे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। घर पहुंचकर उसने अपनी जैकेट उतारी और अपनी मॉम को आवाज़ दी, मॉम प्लीज़ खाना लगाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी मॉम उसकी आवाज़ पर किचन से बाहर निकल आईं। कहाँ चले गए थे बेटा? बाहर तो इतनी तेज़ हवा चल रही है। उसकी मॉम ने प्यार से पूछा। वो जानती थी कि मैक्स अपने दोस्तों की रहस्यमयी मौत से कितना परेशान है। मैक्स ने आगे बढ़कर अपनी मॉम को गले लगा लिया। मॉम, आप प्लीज़ मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खाने के बाद मैक्स अपने कमरे में चला आया और अलमारी में से अपना नाइट सूट निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो वापस आया तो ये देखकर चौंक गया कि उसके बेड पर एक ब्राउन रंग का लिफाफा पड़ा हुआ है। अभी तो ये यहाँ नहीं था। ज़रूर ये मेरे छोटे भाई डेविड का काम है। बहुत ही शरारती हो गया है। ये अजीब बेहुदा मजाक है, मैक्स ने गुस्से से मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर वो लिफाफा उठाया और उसे अपने बेड पर खाली कर दिया। उस लिफाफे में जो फोटोज निकली थीं, उन्हें देखकर मैक्स के होश उड़ गए। अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और बस देखता ही रह गया। वो कुछ भी बोल नहीं सका। मैक्स की इस अचानक मौत ने सबको जहां और दुखी कर दिया था, वहीं बुरी तरह दहलाकर भी रख दिया था।
मैक्स को गला घोट कर मार दिया गया था। उसके पास से भी वैसा ही एक ब्राउन रंग का लिफाफा बरामद हुआ था। हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। टीना, क्रिस्टी और कैटी कब्रिस्तान में खड़ी थीं। मैक्स का ताबूत कब्र में उतारा जा रहा था। टीना दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कैटी और क्रिस्टी उसे संभाल रही थीं। कैटी और क्रिस्टी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। टीना जैसे सदमे से पागल हो रही थी। क्रिस्टी और कैटी उसे बड़ी मुश्किल से संभालती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल आईं। उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया और उसके घर तक छोड़ दिया। टीना की मॉम ने उसे नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। टीना जब सोकर उठी तो अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे अच्छी तरह याद था कि मैक्स, जॉर्ज, एमिली, क्रिस्टी और खुद उसने किसी आत्मा को बुलाया था। यह ख्याल उसके जहन में आते ही वो बुरी तरह से डर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सारे दोस्तों को किसी आत्मा ने कत्ल किया था। टीना ने सोचा कि वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बताएगी, वरना वो उसे बेवकूफ़ समझेंगे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और कैटी का नंबर डायल करने लगी। कैटी ने पहले ही रिंग पर अपना फ़ोन उठा लिया। हेलो कैटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टीना ने फ़ोन पर कहा। हाँ करो टीना, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो? कैटी ने परेशान होते हुए पूछा। ये सब मत पूछो तुम, बस फ़ौरन कॉफ़ी शॉप पहुँचो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, टीना ने जवाब दिया। क्या बात करनी है? कैटी ने पूछा। कैटी, मैं जान गई हूँ कि हमारे दोस्तों को किसने कत्ल किया है। मुझे पता चल गया है, सब पता चल गया है, टीना ने उसी लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ, तुम परेशान मत हो, ये कहकर कैटी ने फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉफ़ी शॉप के लिए निकलने लगी तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्रिस्टी को भी फ़ोन करके बुला ले। पता नहीं बेचारी टीना उसे क्या बात बताना चाहती है। इस ख्याल के दिमाग में आते ही उसने क्रिस्टी के मोबाइल पर फ़ोन किया। क्रिस्टी ने फ़ोन उठाया, फिर बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ कैटी। क्रिस्टी, तुम मेरी बात गौर से सुनो। टीना ने अभी अभी मुझे फ़ोन करके कॉफ़ी शॉप में बुलाया है। पता नहीं, कह रही थी कि फ़ौरन पहुँचो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। ज़रूरी बात? क्रिस्टी ने चौंक कर पूछा। वो कह रही थी कि वो जान गई है कि हमारे दोस्तों को किसने कत्ल किया है, कैटी ने जवाब दिया। किसने कत्ल किया है? दूसरी तरफ क्रिस्टी का लहजा कुछ अजीब सा हो गया। ये तो मुझे भी नहीं पता, उसने फ़ोन पर कुछ बताया ही नहीं। ऐसा करो कि तुम भी कॉफ़ी शॉप पहुंच जाओ, हम दोनों इकट्ठे मिलकर ही उससे बात करेंगे, कैटी ने जवाब दिया। फिर उन दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। कैटी ने अपना ओवरकोट पहना और कॉफ़ी शॉप की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ टीना अपने घर से बाहर निकली और खामोशी से किसी को कुछ बताए बगैर कॉफ़ी शॉप की तरफ रवाना हो गई। वो चलते चलते कॉफ़ी शॉप के नज़दीक पहुंच गई। उसने देखा कि कैटी कॉफ़ी शॉप के बाहर ही खड़ी है। उसने टीना को देखकर हाथ हिलाया। टीना ने सड़क के दाएं बाएं देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ी। जल्दी में वो ये भी न देख सकी कि बाईं तरफ से एक कार बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही है। कैटी ने जो ये देखा तो उसे हाथ से रुकने का इशारा करने लगी, लेकिन टीना तो बस भागती चली जा रही थी। कैटी उसे रोकती ही रह गई, मगर बाईं तरफ से आने वाली कार ने टीना को कुचल कर रख दिया। कैटी के मुंह से चीख निकल गई। अचानक ही उस कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से क्रिस्टी बाहर निकली। वो बहुत परेशान लग रही थी। कैटी फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ पर बहुत लोग जमा हो गए। बहुत से लोगों ने ये हादसा अपनी आंखों के सामने होते देखा था। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। क्रिस्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन बाकी सबकी तरह टीना की भी आखिरी रस्म अदा की गई। टीना के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। कैटी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कैटी ने पुलिस को बताया कि टीना ने फ़ोन पर उससे कहा था कि वो जान गई है कि ये सारे कत्ल किसने किए। वो उससे कॉफ़ी शॉप में मिलकर कोई बात बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा पेश आ गया। कॉफ़ी शॉप के पास मौजूद लोगों ने गवाही दी कि गलती टीना की ही थी। वो जल्दबाजी में कार के सामने आ गई थी। खुद कैटी ने भी पुलिस से यही कहा था।
इसलिए क्रिस्टी को छोड़ दिया गया। इस घटना के 3 दिन बाद रात 9 बजे के करीब कैटी को क्रिस्टी का फ़ोन आया। हेलो कैटी, मैं क्रिस्टी बात कर रही हूँ। मेरी दादी किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गई हैं। मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ अपनी दादी के पास रहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैं घर पर अकेली ही रह लेती, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शाम को वॉक पर गई तो वापसी पर मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक पर्चा तय किया हुआ रखा है। मैंने उसे खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर गुजार लूँ। ये तुम क्या कह रही हो क्रिस्टी? ये बात तो हमें फौरन पुलिस को बतानी चाहिए, कैटी ने परेशान और डरे हुए लहजे में कहा। नहीं, आज रात नहीं, हम कल सुबह पुलिस को बता देंगे, क्रिस्टी ने धीमे लहजे में कहा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई क्रिस्टी? तुम्हारी जान को खतरा है और तुम कह रही हो कि कल सुबह बता देंगे? कैटी हैरत से बोली। अगर तुम्हें मुझे आज रात अपने घर ठहराना है तो बताओ, वरना मैं किसी और दोस्त के घर रह लूँगी, क्रिस्टी ने खुरदरे लहजे में कहा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तुम बेशक मेरे घर आ जाओ। इत्तेफाक से आज रात मेरे डैड भी घर पर नहीं हैं, वो बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कैटी ने फौरन ही जवाब दिया कि कहीं क्रिस्टी नाराज़ ना हो जाए। फिर उन दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कैटी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो कैटी ने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। बाहर क्रिस्टी खड़ी थी। कैटी उसे देखकर मुस्कुराई तो क्रिस्टी खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, कैटी ने उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा। क्रिस्टी अंदर घर में दाखिल हो गई। कैटी खाना लगाने लगी तो क्रिस्टी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो घर से खाना खाकर आई है। फिर थोड़ी देर में वो दोनों सोने के लिए लेट गईं। रात के 2:30 बजे थे कि कैटी की आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, फिर चौंक पड़ी। क्रिस्टी अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो उठकर बैठ गई। कुछ लम्हों के बाद क्रिस्टी बाथरूम से बाहर निकली। तुम बाथरूम में थी? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई। क्रिस्टी हल्का सा मुस्कुराई। अचानक ही कैटी की नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहाँ एक ब्राउन रंग का लिफाफा रखा हुआ था। कैटी बुरी तरह से डरी दिखाई देने लगी। ये कहाँ से आया? कैटी ने खौफ से हकलाते हुए पूछा। मुझे क्या पता, शायद तुम्हारा हो, क्रिस्टी ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। नहीं, ये मेरा हरगिज़ नहीं है। हमारे सोने से पहले ये यहाँ नहीं था। कैटी डर से लरज रही थी। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, क्रिस्टी ने कहा और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। नहीं क्रिस्टी, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है। इस लिफाफे को मत खोलो, हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे, कैटी ने डर से कांपते हुए कहा। क्रिस्टी ने वो लिफाफा उठाया और उसे ड्रेसिंग टेबल पर उलट दिया। लिफाफे के अंदर से कुछ तस्वीरें बरामद हुईं, जिन्हें देखकर क्रिस्टी पर दहशत तारी हो गई। वो सारी तस्वीरें उसकी अपनी खुद की थी और अपने दोस्तों की थी, जो उन्होंने कब्रिस्तान में खिंचवाई थी। उन तस्वीरों में एक बात कॉमन थी कि हर तस्वीर में उन सब के पीछे कैटी खड़ी थी। क्रिस्टी के जिस्म में खौफ से चींटियां सी रेंगने लगी। उसने डरते डरते पीछे मुड़ कर देखा। कैटी उसके सामने खड़ी थी। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। तो तुम कौन हो? क्रिस्टी ने डर से हकलाते हुए कहा। मैं एक आत्मा, एक बदरूह हूँ। याद है उस रात जब तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बुलाया था? लो, मैं आ गई। कैटी ने एक बहुत भयानक ठहाका लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में 3 लड़कियों का कत्ल किया था। जानती हो क्यों? उन बेचारियों का कसूर सिर्फ ये था कि वो मेरे बॉयफ्रेंड पर कब्जा जमाना चाहती थीं। इसलिए मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन मैंने जेल में खुद को फांसी देकर ख़त्म कर लिया।
लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। बच सकती हो तो बच कर दिखाओ, कैटी ने रहस्यमयी लहजे में कहा। क्रिस्टी चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागी। वो चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकल आई, लेकिन कैटी भी उसके पीछे बाहर आ गई। उसने आगे बढ़कर क्रिस्टी का गला दबोच लिया। क्रिस्टी ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैटी की पकड़ इतनी सख्त और मजबूत थी कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। क्रिस्टी मर चुकी थी। अगले दिन सुबह पुलिस को एक खाली मकान के सामने क्रिस्टी की लाश मिली। क्रिस्टी की दादी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये मकान मिस्टर जोन्स नामी एक आदमी का था। उसकी बेटी कैटी ने 3 लड़कियों को कत्ल किया था, जिसके जुर्म में उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन उसने जेल में खुद को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया। पुलिस ने कॉलेज से कैटी का एडमिशन फॉर्म बरामद किया, जिसमें इसी कैटी की तस्वीर लगी थी जिसने उन 3 लड़कियों को कत्ल किया था, और मकान का एड्रेस भी वही था जिसके सामने से क्रिस्टी की लाश मिली थी। कैटी की मौत के बाद उसके डैड दूसरी कंट्री चले गए थे और ये मकान तब से खाली पड़ा था। फिर भला ये कैसे पॉसिबल था कि कैटी ने दूसरी दुनिया से आकर इन सबको कत्ल किया हो? पुलिस को क्रिस्टी के पास से एक वैसा ही ब्राउन रंग का लिफाफा मिला था। उसमें मौजूद तस्वीरें देखकर पुलिस अचंभे में पड़ गई थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे पुलिस कभी हल नहीं कर सकी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।